हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिक्स लेक्चर सीरीज़। और आज हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। इसी के साथ जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था एथिक्स का वो हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो सबसे पहले देखते हैं करप्शन की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, करप्शन इज़ द यूज़ ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन, है ना। वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है कि यदि कोई पब्लिक ऑफिशियल है ना, वो अपनी पब्लिक अथॉरिटी को यूज़ करता है फॉर प्राइवेट गेन, ठीक है, अपने प्राइवेट गेन के लिए यूज़ करता है, तो उसको बोलते हैं करप्शन। करप्शन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आप पुलिस स्टेशन गए कोई एफआईआर दर्ज कराने, और वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है ना, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करके आपसे पैसे मांगता है ना, आपसे पैसे मांगे किस लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो वो भी एक तरीके की ब्राइबरी है, जो भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। ठीक है, अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना 2023, जो कि रिलीज़ करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसमें भी इंडिया की रैंकिंग बहुत पुअर है। ठीक है, देख रहे हैं 93 रैंकिंग है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं साथ में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये भी साथ में लिख सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करप्शन क्या है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ करप्शन में आते हैं, ब्राइबरी आ गई है ना, एक्सटॉर्शन आ गया, रेंट सीकिंग, नेपोटिज्म, क्लाइंटलिज्म एंड पैट्रोनेज, एम्बेजलमेंट एंड फ्रॉड, है ना, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करप्शन है। ठीक है, इनको एग्जांपल्स में लिख सकते हो कि करप्शन के क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो हाई करप्शन है उसके क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, रीजंस फॉर हाई करप्शन इन इंडिया। ठीक, तो पहला है मोरल इश्यूज़, है ना। मोरल इश्यूज़ में क्या क्या आता है, जैसे कि ग्रीड हो गई आदमी की। ठीक, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है उसकी ग्रीड है ज़्यादा पैसा कमाने की। ठीक है, तो उस ग्रीड की वजह से वो करप्शन करता है, ठीक है, पैसे लेता है बाकी लोगों से। ठीक, अब इस दूसरा है लैक ऑफ वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, जब आदमी के अंदर ये मोरल वैल्यूज़ की कमी होगी, ऑनेस्टी की और इंटीग्रिटी की, तो जाहिर सी बात है वो अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो करप्शन करेगा। ठीक है, बाकी दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल इश्यूज़। ठीक है, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल इश्यूज़ क्या है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल इश्यूज़ में पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स लॉज एंड प्रोसीजर्स। मतलब कई बार लॉज और प्रोसीजर्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उनके लिए लॉज को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कभी कभी पहले जैसे टैक्सेशन लॉज थे वो कभी कभी इतने कॉम्प्लेक्स होते थे, तो जिसका फ़ायदा जो टैक्स ऑफिशियल्स थे, है ना, जैसे मान लीजिए जीएसटी ऑफिशियल हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स लॉज का फ़ायदा उठाएं, और जो आदमी जीएसटी भर रहा है उससे पैसे की डिमांड करें। ठीक है, तो ये सब होता है कॉम्प्लेक्स लॉज एंड प्रोसीजर्स की वजह से। ठीक, अगला पॉइंट है कॉलोनियल लीगेसी विद लिमिटेड चेक्स एंड हाई डिस्क्रिशन। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बहुत हाई डिस्क्रिशन दी। ठीक है, बहुत हाई डिस्क्रिशन दी और लिमिटेड चेक्स उनके ऊपर लगा के रखे, जिसकी वजह से उनकी पावर जो हो गई बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक, उनकी हाई डिस्क्रिशन और लिमिटेड चेक्स की वजह से, लिमिटेड चेक जो उनके ऊपर होते हैं उसकी वजह से क्या हुआ, वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जब कोई देखने वाला है नहीं, है ना, और पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हाई करप्शन होता है। ठीक, अगला पॉइंट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है और अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है वहाँ भी हाई करप्शन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन होना। ठीक, अगला पॉइंट है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जैसे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो हैं, ठीक, बट उनके पास पावर बहुत कम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई है, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला केज्ड पैरेट। क्यों? क्योंकि जैसा सरकार बोलती है उसी हिसाब से चलती है। तो अगर मान लीजिए सरकार में बहुत कुछ करप्ट लोग हैं तो उनके खिलाफ ये एक्शन कम लेती है, और जो अपोजिशन वाले होते हैं उनके खिलाफ एक्शन ये ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है इंडिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट है पॉलिटिकल कॉजेज़। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या होते हैं, कई बार सिविल सर्वेंट्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। ठीक है, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है करप्शन में इन्वॉल्व होने का। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो वहाँ उस एरिया के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, तो जो पैसा आएगा उसमें हो सकता है जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हों उनके पास भी कुछ जा रहा हो। ठीक है, तो उनका भी कभी कभी इन्वॉल्वमेंट रहता है करप्शन में। अब अगला पॉइंट है इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी है ना वो भी टॉलरेंट टुवर्ड्स करप्शन है। आपने कभी देखा है इंडिया में कि करप्शन के अगेंस्ट, मतलब जो लोकल मान लीजिए कोई आदमी है जिसने करप्शन करके बहुत पैसा कमाया है, तो ऐसा थोड़ी है कि लोग उससे मतलब कट ऑफ हो जाते हैं या उसको बहुत बुरा समझते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में करप्शन के लिए भी सोसाइटी थोड़ी थोड़ी टॉलरेंट है, मतलब उतना उसका अपोजिशन नहीं करती है।
अगला है सॉफ्ट स्टेट। इंडिया जो है ना वो सॉफ्ट स्टेट है। सॉफ्ट स्टेट कैसे है? क्योंकि यहाँ पर रूल्स बनते तो हैं लेकिन उनको इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को सॉफ्ट स्टेट बोला है गुन्नार माइडल ने अपनी बुक में एशियन ड्रामा में, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिया सॉफ्ट स्टेट है। यहाँ पे लॉज जो हैं वो बनते तो हैं लेकिन फॉलो हो नहीं पाते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी सोसाइटी है वो भी टॉलरेंट है टुवर्ड्स करप्शन। अब कुछ अदर कॉजेज़ हैं करप्शन के, है ना, जैसे कि वीक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है तो सही लेकिन उसमें भी विसल ब्लोअर्स को उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। उतनी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने मतलब किसी की कंप्लेन की और आप बिल्कुल सेफ़ रहो और किसी को पता ही ना चले बिल्कुल ऐसा, और बाकी जो आपने कंप्लेन की उसके ऊपर कोई एक्शन हो, ठीक है। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग ये लॉ नहीं है अभी इंडिया में, ठीक है। अगला है एक्सट्रीम जॉब सिक्योरिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 है वो सिविल सर्वेंट्स को एक्सट्रीम जॉब सिक्योरिटी देता है, ठीक। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो कोई सिविल सर्वेंट होगा तो उसको जो अपॉइंट करेगा, ठीक है, जो उसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगी उससे लोअर लेवल की अथॉरिटी उसको जॉब से नहीं निकाल सकती, ठीक है। मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसको अपॉइंट किसने किया है? उसको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो अगर उसको हटाना है ना जॉब से तो वही अथॉरिटी उसको जॉब से हटा पाएगी, उससे नीचे वाले उसको नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से सिविल सर्वेंट्स की बहुत हाई जॉब सिक्योरिटी होती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ करप्शन, ठीक है। तो करप्शन जो है ना ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला टाइप है कोवर्सिव करप्शन और दूसरा टाइप है कॉल्यूसिव करप्शन। तो कोवर्सिव करप्शन मतलब जो फोर्सफुल है ना, जिसमें ब्राइब गिवर इज विक्टिम ऑफ एक्सटॉर्शन। मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल होगा ना वो फोर्स करेगा पैसा देने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर वाला, मान लीजिए वो एफआईआर दर्ज करने के लिए जो पर्सन उसके पास आया है विक्टिम उससे पैसे मांगे, ठीक है, एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो इसमें जो ब्राइब गिवर है वो विक्टिम हो गया, ठीक है, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं मजबूरी में। दूसरा करप्शन है कॉल्यूसिव करप्शन, मतलब जिसमें दोनों मिले हुए हों, ब्राइब गिवर भी और ब्राइब टेकर भी। ये क्या कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टेंडर है, ठीक है, तो जो टेंडर जो दे रहा है, ठीक है, और जो उसके लिए अप्लाई कर रहा है टेंडर के लिए, ठीक है, तो वो दोनों आपस में दोनों आपस में ऐसी कोई साठ गांठ कर लें कि हम तुम्हें टेंडर देंगे और तुम उसके बदले में हमें ये पैसा देना। तो उसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है, जो पब्लिक ऑफिशियल है उसको पैसे मिल रहे हैं और जो प्राइवेट कंपनी जो अप्लाई कर रही है टेंडर के लिए तो उसको टेंडर मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कम्बैटिंग करप्शन, मतलब करप्शन के अगेंस्ट अगर कॉम्बैट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो पहला है मोरल इंटरवेंशन, ठीक है, मोरल इंटरवेंशन। अब मोरल इंटरवेंशन में कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए। अब देखिए कोड ऑफ कंडक्ट तो है इंडिया में ऑलरेडी, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है, बट कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। तो सेकंड एआरसी ने बोला था कि कोड ऑफ एथिक्स भी होना चाहिए, ठीक है, सेकंड एआरसी ने बोला ये पॉइंट कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, ठीक। अब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ये दोनों मिलकर बनेंगे सिविल सर्वेंट्स कोड, ठीक है। अब अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन, ठीक है। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या इंटरवेंशन होनी चाहिए करप्शन को कम करने के लिए? तो इसमें पहला पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर्स, मतलब लॉज और प्रोसीजर्स को जितना भी हो सके उनको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, क्योंकि वो जितने कॉम्प्लेक्स होंगे ना तो जनरल पब्लिक को समझना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। उतना मुश्किल होगा तो उनसे रूल्स कहीं ना कहीं वॉयलेट हो जाएंगे, और अगर उनसे रूल्स वॉयलेट हो गए तो इसी चीज़ का फ़ायदा पब्लिक ऑफिशियल्स उठाएंगे, है ना, उनसे मतलब उनसे पैसा मांगने में, उनसे ब्राइब मांगने में। और अगला पॉइंट है मिनिमाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट डिस्क्रिशन, मतलब सिविल सर्वेंट्स की डिस्क्रिशन को कम से कम रखो, ठीक है। जब उनके पास डिस्क्रिशन होगी ही नहीं तो वो किस बात की पैसे मांगेंगे, ठीक है। अगला है एसओपीज, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए रादर देन सिविल सर्वेंट्स डिस्क्रिशन, ठीक है। अगला पॉइंट है इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जितनी बढ़ती चली जाएगी, है ना, जितना लोगों को पता चलेगा कि सरकार में कैसे काम हो रहा है और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी लोगों के लिए भी, अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स के लिए भी, तो उतना करप्शन कम होगा। अगला पॉइंट है ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ई टेंडरिंग, है ना, जैम हो गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, ई गवर्नेंस की वजह से सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं तो करप्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक। अगला है लीगल मेजर्स, लीगल मेजर्स मतलब जो लॉज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना, उनको और स्ट्रेंथन करना, जैसे कि आरटीआई एक्ट हो गया उसको स्ट्रेंथन करना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया उसको स्ट्रेंथन करना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसको स्ट्रेंथन करना, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट इसको स्ट्रेंथन करना, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो ये सब एक्ट्स हैं जो कि करप्शन के अगेंस्ट बने हैं, तो इनको और स्ट्रेंथन करना, ठीक है, ताकि करप्शन के
खिलाफ ये और स्ट्रांगली इनको यूज़ किया जा सके इन एक्ट्स को, ठीक है। अब अगला पॉइंट है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ठीक है। सिविल सर्विसेज में भी कुछ रिफॉर्म होने चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इन प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, मतलब जितने भी प्रमोशन और ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, इनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से सिविल सर्वेंट्स को जहाँ मन कर रहा है वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो उनके फेवरेबल पर्सन होते हैं, मतलब जो करप्शन में इन्वॉल्व होकर उनको पैसा दे सकते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठा देते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो ऑनेस्ट होते हैं उनको कहीं ऐसी जगह डाल देंगे कि जहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ना हो, ठीक है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था, ठीक है। और उस केस का नाम है TSR सुब्रमण्यम केस, ठीक है। TSR सुब्रमण्यम ये इंडिया के फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए हर स्टेट में, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए। अब सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या करेगा, ये मतलब सेंट्रल लेवल पे भी इस तरह का होना चाहिए और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। तो ये बोर्ड क्या करेगा, जितने भी सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि ट्रांसफ़र कैसे होने हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये पावर जो है ना पॉलिटिशियंस की छीन के सिविल सर्विसेज बोर्ड को दी जा रही है, ठीक है। दूसरा है TSR सुब्रमण्यम केस में दूसरा ये भी बात बोलेगा कि फिक्स्ड मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई SP है, ठीक है, या कोई DSP पुलिस में है, तो उसका एटलीस्ट मिनिमम 2 ईयर्स तो टेन्योर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने उसको मतलब उसकी पोस्टिंग की और उसके बाद ही तुरंत 1 महीने बाद उसका फिर से कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मिनिमम टेन्योर होना चाहिए। और स्पेशली जो ऑफिसर्स, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनकी फील्ड पोस्टिंग होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे करप्शन के अगेंस्ट, उनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जैसे कि CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI, ठीक है, ED लोकपाल लोकायुक्त, तो इनको और स्ट्रेंथन करना, ठीक है। ये जितने मजबूत होंगे उतना करप्शन कम होगा, ठीक। अगला है सोशल इंटरवेंशन, मतलब हमारी सोसाइटी को भी ना और थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए करप्शन के अगेंस्ट, है ना। कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर नहीं रखना चाहिए उसको, ठीक, मतलब टॉलरेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। जहाँ पे भी उसको करप्शन होता दिखे तो उसके लिए अवेयर होना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन की भी एक कन्वेंशन है करप्शन के अगेंस्ट, उसका नाम है UNCAC, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एंटी करप्शन मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है ना, इसका भी नाम आप याद रख लो, इसको भी आप कई जगह आंसर्स में कोट कर सकते हो, UNCAC, कि यूनाइटेड नेशन ने करप्शन के अगेंस्ट क्या कन्वेंशन बना रखी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो इस पर ये एक लीगली बाइंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ने इस पर साइन कर रखे होंगे, ठीक है। तो इंडिया ने भी इस पर साइन कर रखे हैं, ठीक है, UNCAC पर। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं करप्शन के अगेंस्ट कुछ लोगों के। तो इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है IAS सत्येंद्र दुबे केस, ठीक है। तो IAS सत्येंद्र दुबे जो थे, इन्होंने NHAI में करप्शन को एक्सपोज किया था, जिसकी वजह से इनका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है IOCL के सेल्स ऑफिसर मंजूनाथ, ठीक है, इन्होंने किसी करप्ट पेट्रोल स्टेशन को सील किया था, जिसकी वजह से इनका भी मर्डर कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2 अच्छे एग्जांपल्स हैं करप्शन के अगेंस्ट फाइट में, और किस तरीके से इन पब्लिक ऑफिशियल्स ने अपनी जान पे खेलकर मतलब करप्शंस को एक्सपोज किया, ठीक है। अगला कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं वर्ल्ड में। तो ये सिंगापुर मॉडल है, ठीक है। सिंगापुर मॉडल में क्या हुआ कि उन्होंने जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, उनको ऑलरेडी बहुत हाई रेम्यूनरेशन दी है, ठीक है, बहुत हाई रेम्यूनरेशन दी है। तो जब हाई रेम्यूनरेशन देंगे ना उनको, तो ऑलरेडी जो करप्शन होगा वो करप्शन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सिंगापुर में कौन लेके आए थे, ये लेके आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, जो उनके पुराने जो PM थे, फॉर्मर PM ली नुआन यू, ठीक है। तो ये लेके आए थे कि हाई रेम्यूनरेशन वाला कंसेप्ट, ठीक। तो जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पुलिस में जो कांस्टेबल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और जबकि उनकी ड्यूटी काफ़ी टफ होती है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग कम सैलरी को देख के करप्शन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल्स, कुछ कोट्स देख लेते हैं आप करप्शन से रिलेटेड। तो कौटिल्य की 2 कोट्स हैं, हनी ऑन द टंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल नॉट टू टेस्ट इट, है ना। दूसरी है, फिश स्विमिंग इन द वाटर विल इटसेल्फ डजंट रियलाइज व्हेन इट हैज ड्रैंक इट। मतलब जब पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनके साइड में मतलब आसपास इतने रिसोर्सेज होते हैं, है ना, वो डील करते हैं
वो डील करते हैं इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसमें बन जाती है करप्शन करने की, ठीक है। जब आदमी पैसे के साथ ही उसका लेन देन इतना चल रहा है या फिर इतने सारे काम करा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो कौटिल्य यही बात बोल रहे हैं कि करप्शन में इन्वॉल्व होना एक स्वाभाविक चीज़ है, ठीक है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का काम है उसको रोकना, है ना, उसको जितना कम से कम कर सके उसको उतना कम से कम रखना, ठीक। अब राजीव गांधी जी ने भी एक बात कही थी, उन्होंने बोला था कि ओनली 15 पैसा रीच द बेनिफिशियरी इफ ₹1 इज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब सरकार यदि ₹1 बेनिफिशियरी के लिए भेजती है ना, तो उसमें से मात्र 15 पैसा ही है जो बेनिफिशियरी तक पहुंच पाता है। बाकी कितना बचा, 85 पैसा। तो बाकी जो 85 पैसा है ना, वो सब करप्शन में चला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मेरी बाकी वीडियोस आप देखिए इसी प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं देखी हैं तो। सो थैंक यू गाइस। और मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो मुझसे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं।